नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 की बायोलॉजी के पहले लेसन का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो पहले हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले पार्ट में हमने जो पढ़ा था उसकी थोड़ी बहुत हम रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट को अपलोड करते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि जनन क्या होता है। जनन के बारे में यहाँ पर हम समझते हैं, 2 मिनट में हम रिवीजन करते हैं। तो जनन बताया था कि जनन शब्द का अर्थ होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना, या फिर कह सकते हैं कि जनन शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति होना। अर्थात जिस शब्द के पीछे जनन शब्द जुड़ जाता है उसका अर्थ ही होता है उत्पत्ति होना। जैसे पौधों में जनन अर्थात पौधों से पौधों की उत्पत्ति होना, मानव में जनन अर्थात मानव से मानव की उत्पत्ति होना। तो इसके बारे में मैंने बताया था। तो जनन शब्द का अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति होना। इसके बाद मैंने बताया था कि जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, या तो नर या फिर मादा, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। और मैंने बताया था कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली जो संतानें होती हैं अपने जनक के बिल्कुल समान होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही डीएनए होता है और वो डिवाइड होता है अलग अलग प्रकार से, लेकिन डीएनए तो एक ही होता है। इसके बाद उसको हमने बताया था कि जो जनन होता है उसमें संतान उत्पन्न होती हैं वो अपने जनक के समान होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इसके बाद बताया था लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। और इसमें उत्पन्न होने वाली जो संतान होती हैं अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद हमने पुष्प की संरचना के बारे में बताया था कि पुष्प में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसी चीज को आज हम थोड़ा रिवीजन करते हैं, पुष्प की संरचना। इसके बाद आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पुष्प बनाते हैं। तो ये पुष्प हमारा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे बाह्य दल। क्या बोलते थे, बाह्य दल पुंज। इस वाले जो हरा वाला पार्ट होता है इसको हम बाह्य दल पुंज कहते थे। और जो ये ग्रीन जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको बाह्य दल पुंज बोलते थे। जो कल भाग होता है उसको हम बोलते थे दल पुंज। क्या बोलते थे, दल पुंज। इस वाले पार्ट को यहां से लेके यहां तक वाले पार्ट को हमने कहा था पुमंग। क्या कहा था, पुमंग। और ये जो वाला पार्ट होता है इसको हमने कहा था जायंग। क्या कहा था, जायंग। इसको कहा था जायंग। जो पुमंग होता है, बताया था, पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, नर भाग कहलाता है। जबकि जो जायंग होता है ये पुष्प का मादा भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, मादा भाग। पुष्प पुमंग के, या फिर इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, एक को बोलते हैं पुंकेसर, इसको बोलते हैं, हम कह सकते हैं इसको स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। सॉरी, जो मादा भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर कह सकते हैं। और इसको हम बोल सकते हैं पुंकेसर। ठीक है। अब यहाँ पर जो बताया था, ये बीच वाला जो जायंग होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र। यहां से यहां तक को बोलते हैं वर्तिका। इसके जो आंतरिक भाग होते हैं इसको हम बोल सकते हैं बीजांड या फिर अंडाशय। क्या बोल सकते हैं, अंडाशय। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, जो हमने नहीं बताया था, इसमें समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, देखो बाह्य दलपुंज हम किसको बोल रहे हैं, दोनों को बोल रहे हैं। दोनों को क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज। दो को बोलेंगे बाह्य दलपुंज, लेकिन एक को हम कहेंगे सिर्फ बाह्य दल। क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे बाह्य दल, दोनों को बोलेंगे बाह्य दलपुंज। जबकि 2 होते हैं दलपुंज, तो दोनों को बोलेंगे दलपुंज, लेकिन एक को हम कहेंगे दल। क्या बोलेंगे, दल। दोनों को दलपुंज जबकि एक को दलपुंज। उसी प्रकार से दोनों को हम बोलते हैं पुमंग, एक को बोलेंगे हम पुंकेसर। क्या बोलेंगे, पुंकेसर। ठीक है। उसी प्रकार से जो वाला भाग होता है इसको हम जायंग कहते हैं। ये बताया था। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट जो चीज है पेपर में पूछी गई है कि बाह्यदल, बाह्यदल ध्यान रखना, बाह्यदल पुंज और दलपुंज, बाह्यदलपुंज और दलपुंज को हम सहायक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम सहायक चक्र कहते हैं, जबकि पुमंग और जायंग को, पुमंग और जायंग को आवश्यक चक्र कहते हैं।
बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम सहायक चक्र कहते हैं, जबकि पुमंग और जायंग को हम आवश्यक चक्र कहते हैं। इसको बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम सहायक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि यह सिर्फ सहायता करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। जबकि पुमंग और जायंग को हम आवश्यक चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो पार्ट है, यही वो भाग हैं जो जनन प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम सहायक चक्र कहते हैं, जबकि पुमंग और जायंग को हम आवश्यक चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और इसके बाद मैंने बताया कि दो बाह्य दलों, दोनों को बोलेंगे बाह्य दलपुंज, जबकि एक को बोलेंगे बाह्य दल। दोनों को क्या बोलेंगे, दलपुंज, जबकि एक को क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे। ये हमने पहले पार्ट में इतना समझा था। आज जो हमारी क्लास है वो है हमारे कि हमें, जैसे कि मैंने बताया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के संलयन होकर के किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं। और फिर जाइगोट अर्थात युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर बीज बनता है। तो सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे नर युग्मक के बारे में कि नर युग्मक का निर्माण कहां पर होता है, नर युग्मक क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर हम देखते हैं। इस चीज को पढ़ने से पहले थोड़ा हम एक टॉपिक के बारे में और डिस्कस करते हैं, जो हमारा है जनन अंगों के आधार पर, जनन अंगों के आधार पर, जनन अंगों के आधार पर पुष्प के प्रकार। ये हमारा टॉपिक है जनन अंगों के आधार, सॉरी दिख नहीं रहा, जनन अंगों के आधार पर पुष्प के प्रकार। जनन अंगों के आधार पर पुष्प कितने प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स, जनन अंगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है एकलिंगी पुष्प और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प, या इसी को हम बोलते हैं उभयलिंगी। एक होता है एकलिंगी पुष्प और दूसरा होता है द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी। अब एकलिंगी पुष्प क्या होता है, तो आइए समझते हैं। एकलिंगी पुष्प क्या होता है? तो एकलिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जो जिसमें या तो नर या फिर मादा भाग उपस्थित होता है, उसे ही हम कहते हैं एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी का मतलब उसमें या तो नर होगा, या तो नर भाग होगा या फिर मादा भाग होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एकलिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जो या तो नर युग्मक या फिर मादा युग्मक हो, उसे हम क्या कहते हैं, एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे समझो, जैसे या तो उसमें नर पार्ट होगा, या तो पुमंग होगा, या फिर जायंग होगा, उसे ही क्या कहते हैं, एकलिंगी पुष्प कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो इसके अंतर्गत पपीता आता है, एग्जाम्पल, और तरबूज। पपीता और तरबूज ये क्या होते हैं, एकलिंगी पुष्प, एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं, फिर एकलिंगी पादप कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प वाले पादप। कौन कौन से होते हैं? तो कह सकते हैं द्विलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पादप वे पादप होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें गुड़हल और सरसों। तो गुड़हल और सरसों द्विलिंगी कहलाते हैं, या फिर उभयलिंगी पादप या पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होंगे, इसमें नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा। जिसमें सिर्फ या तो नर होगा या फिर मादा, तो वो एकलिंगी कहलाएगा, और जिसमें नर और मादा दोनों भाग होंगे तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। अब एक आप नोट ध्यान रखें, पूर्ण पुष्प, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प वाले पादप कौन से होते हैं और अपूर्ण पुष्प वाले पादप कौन से होते हैं? पूर्ण पुष्प वाले पादप वो पादप होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए बताया कि पूर्ण पुष्प कब कहलाएगा, पूर्ण पुष्प जब कहलाएगा जब उसमें चारों चक्र उपस्थित हों, चारों घटक उपस्थित हों। चार कौन से? जैसे मैंने बताया था कि पुष्प में चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार पार्ट उपस्थित होते हैं। पहला होता है आपका बाह्य दल पुंज, बाह्य दल।
दूसरा दल, तीसरा पुमंग, चौथा जायंग। तो जिसमें ये चारों चक्र उपस्थित होंगे, जिसमें ऐसा पादप जिसमें पुष्प के 4 चक्र उपस्थित होते हैं उन्हें हम पूर्ण पुष्प वाले पादप कहते हैं। जिसमें बाह्यदल, दल, पुमंग और जायंग चारों उपस्थित हों तो उसे हम कहेंगे पूर्ण पुष्प। अगर इनमें से कोई एक भी अनुपस्थित होता है तब उसे हम कहते हैं अपूर्ण पुष्प। क्या कहते हैं? अपूर्ण पुष्प। तो अपूर्ण का मतलब क्या होगा? इनमें से कोई भी एक अगर मिस होता है तब तो वो अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। लेकिन यदि चारों उपस्थित हैं तब उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे हम कहते हैं पूर्ण पुष्प वाले पादप या पूर्ण पुष्प कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं ये क्या होती हैं? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पर देखो हेडिंग है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। मतलब निषेचन से पहले क्या क्या होता है। अब जो निषेचन क्या होता है तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये क्या होती है? ये एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? निषेचन का मतलब होता है जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है तो उस मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। देखो, सबसे पहले बताया था कि नर होता है, नर और मादा। तो नर और मादा में, नर में नर युग्मक का निर्माण होता है, ध्यान समझना। नर में नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है? मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुक्राणु। मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। नर में शुक्राणु कहाँ पर बनता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये नर के नर भाग में, नर जनन में, वृषण में पाया जाता है। जबकि मादा जो युग्मक होता है अंडाणु, ये मादा के अंडाशय में पाया जाता है। नर से शुक्राणु आता है, मादा से अंडाणु आता है। तो जो शुक्राणु अंडाणु आएंगे, शुक्राणु और अंडाणु आएंगे, तो जो शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो इनके मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? निषेचन। तो निषेचन प्रक्रिया के दौरान क्या बनते हैं? यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है। मैंने यही बताया था। तो निषेचन क्या होता है? तो निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु के जो मिलने की प्रक्रिया है, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक की जो मिलने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं निषेचन। आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। तो निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं मतलब क्या होता है? एक पुष्प, ऐसे पुष्प में जिसमें नर और मादा भाग दोनों पाए जा रहे हैं, उनमें निषेचन से पहले, मतलब हमने बताया था ना कि यहाँ से क्या आएगा? परागकण जब वो परिपक्व हो जाता है तो वो जो परागकोश होता है वो फट जाता है, और फटने के पश्चात जो उसके परागकण होते हैं या तो स्वयं के वर्तिकाग्र पर या फिर दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, और फिर वहां से क्या होता है? वहां से एक पराग नलिका निकलती है जो अंडकोशिका में जाकर के किसके साथ मिलती है? बीजांड के साथ मिलकर के वहां पर संलेपित हो जाती है। तो इससे पहले क्या होता है? तो इसी चीज को हम समझेंगे। तो निषेचन से पहले होता क्या है? जो परागकण जब किससे बीजांड के साथ मिलेगा उससे पहले क्या होता है? तो उससे पहले पादप में बहुत से हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या होते हैं? निषेचन से पहले पादप या पेड़ पौधे में बहुत से हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? शरीर उस पौधे में बहुत से जनन अंग, कह सकते हैं बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिनमें जनन अंगों का निर्माण होता है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं या फिर मादा युग्मक बनते हैं। तो निषेचन से पहले क्या होते हैं? तो आप इसमें लिख लेना कि निषेचन से पहले पादप में बहुत से हार्मोन्स, अब जी हार्मोन्स के बारे में हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे, हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जिसके कारण पादप में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे पादप में जनन अंगों का विकास होना,
तो निषेचन से पहले क्या होता है, निषेचन से पहले पादप में बहुत से हार्मोन्स, ठीक है, बहुत से परिवर्तन, हार्मोन्स के जो रसायन होते हैं वो क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, उस पादप में बहुत से परिवर्तन को देखने को मिलते हैं। लेकिन उनमें से मुख्य जो परिवर्तन होते हैं वो होता है जनन अंगों का विकास होना, अर्थात नर युग्मक में क्या बनेगा, नर भाग बनेगा, मादा युग्मक क्या बनेगा, मादा भाग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नर जनन अंगों की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो नर जनन अंगों में आप लोगों को पता हो कि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का जरूरी है, नर भाग होना चाहिए और मादा भाग होना चाहिए। तो ये निषेचन से पहले ही हार्मोन्स की वजह से क्या होते हैं, वहां पर नर जनन अंग बनते हैं। तो नर जनन अंगों में कौन कौन से बनते हैं, तो नर जनन अंगों में आपके परागकण, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, परागकण, लघु बीजाणुधानी, कह सकते हैं फिर पुमंग, ठीक है, एक ये पुमंग के अंदर पाए जाते हैं जी। जबकि मादा जनन अंगों के अंदर, मादा जनन अंगों के अंदर वर्तिका, वर्तिकाग्र, गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, कह सकते बीजांड, और भी बहुत से हैं। तो ये मुख्य पार्ट मैंने लिखे हैं। तो निषेचन से पहले क्या होता है, निषेचन से पहले आप लिखेंगे, निषेचन से पहले बहुत से हार्मोन स्रावित होते हैं जिसके कारण से पादप में अनेक परिवर्तन को देखने को मिलते हैं। अतः उनमें से मुख्य जो होता है वो होता है जनन अंगों का निर्माण होना। नर जनन अंगों की बात करें तो एक ही पादप की बात है, सिर्फ मैं एक ही पादप के बारे में बता रहा हूँ। तो नर जनन अंगों में परागकण बनने लगते हैं, लघु बीजाणुधानी बनते हैं, पुमंग बनते हैं, और मादव की बात करें तो वर्तिका, वर्तिकाग्र, गुरु बीजाणुधानी और बीजांड का निर्माण होता है। तो ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए समझ में आ गया कि निषेचन से पहले क्या होगा, निषेचन से पहले उस पादप में हार्मोन स्रावित होंगे जिसकी वजह से क्या होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन नर जनन अंगों का निर्माण होता है। तो उसी चीज को आज हमें समझना है। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है पुमंग के बारे में, ठीक है। अब हम अध्ययन करेंगे नर जनन अंग, नर जनन अंग के अध्ययन करेंगे। तो अब हम करेंगे पुमंग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, पुमंग या फिर पुंकेसर। पुमंग या पुंकेसर के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जो पुमंग जो होता है आप लोगों को पता होगा कि पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, पुमंग पुष्प का नर भाग होता है जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। तो इसी चीज को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पुमंग की संरचना बनाए गए। तो मैं यहाँ पर पुमंग के बारे में, पुंकेसर के बारे में बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम एक पुमंग बनाते हैं। ये है आपको पुमंग, क्या है पुमंग। यहां से लेके यहां तक को क्या बोलते हैं, पुमंग, या फिर इसी को कह सकते हैं पुंकेसर। क्या कैसे, पुंकेसर। एक पुमंग में दो मुख्य भाग होते हैं, एक पुमंग के दो मुख्य भाग होते हैं। एक जो भाग होता है वो होता है पुंकेसर, ध्यान समझना, एक होता है पुंकेसर और दूसरा होता है वो होता है पुतंतु। सॉरी, यहां पर पुंकेसर नहीं है, परागकोश। एक पुमंग या फिर एक पुंकेसर के दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, दूसरा होता है पुतंतु, ठीक है। परागकोश कौन होता है, तो जो ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। जबकि जो यहां से यहां तक होता है इस वाले भाग को हम बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं, पुतंतु। तो यहां पर आप पुमंग में लिखेंगे कि यह पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। इसके अंदर पराग कणों अर्थात लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है कौन सा, परागकोश, दूसरा होता है पुतंतु। तो हमें यहाँ पर पुतंतु के बारे में उतना डिस्कस नहीं करना है, हमें पढ़ना है यहाँ पर परागकोश के बारे में। परागकोश के बारे में कि परागकोश के अंदर हमने बताया ना कि परागकोश क्या होता है,
इसके अंदर क्या बनते हैं, पराग कणों का निर्माण होता है। तो हमें उस पराग कण को क्या बोलते हैं, हमने बताया था ये नर भाग होता है। तो नर भाग के अंतर्गत पराग कणों का निर्माण हो रहा है, अर्थात नर युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो हमें उसके बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मादा युग्मक, अर्थात जो मादा युग्मक आपका बीजांड है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर जब ये दोनों मिल जाएंगे तो दोनों को मिलने पर क्या होता है, आपको बताया था कि नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर भ्रूण बना लेते हैं। भ्रूण अर्थात बीज का निर्माण होगा, बीज से फिर पता ही है पौधा बन जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पराग कोश के बारे में, पराग कोश के अंदर होता क्या है। तो देखो पराग कोश के अंदर क्या होता है, ध्यान समझना। पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इस पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। बहुत सारे पराग कण बनते हैं, ठीक है। ये क्या है, नर युग्मक है। अब यदि क्या होता है, जब ये पराग कोश परिपक्व हो जाता है, मतलब एडल्ट की अवस्था में आ जाता है, परिपक्व जाता है। जब ये पक जाता है तो ये क्या करता है, फट जाता है। क्या करता है, फट जाता है। और फटने पर फिर क्या होता है, जो परागकण है वो पुष्प के वर्तिकाग्र, या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के पश्चात क्या होते हैं, वहां से एक पराग नलिका निकलती है। और पराग नलिका निकलने के बाद कहां पर पहुंचती है, अंड कोशिका के अंदर पहुंचती है। और वहां पर दोनों संलयन होकर के एक नए बीज का निर्माण करते हैं। तो वही है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, परागकोश है। परागकोश परिपक्वन की अवस्था में आ जाता है, पक जाता है, तो ये फट जाता है। अब यदि हमें इसका अध्ययन करना है, तो यदि इसमें परागकोश का निर्माण है, यदि हम इसको काट दिया जाए, इस पराग नलिका को, सॉरी पराग कोश को अगर काट दें, तब यहां पर इसकी कंडीशन क्या होती है। तब इसकी कंडीशन देखो यहां पर, तब ये काट दें तो यहां पर इस प्रकार की अनुप्रस्थ काट बन जाती है। इस प्रकार की अगर हम पराग कोश को काट दें, तब उसकी अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करें, तब हमें इस प्रकार की क्या मिलती है, संरचना देखने को मिलती है। अब एक पराग कोश में, किसमें, एक पराग कोश में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, एक पराग कोष्ठ में, या फिर कह सकते हैं एक परागकण में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। एक पराग कोश में अगर देखें तो पराग कोश में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, या फिर कह सकते हैं कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 4। 1 2 3 4, ठीक है, 4 कक्षक होते हैं। और इन कक्षों या फिर प्रकोष्ठ, इनको क्या बोलते हैं, प्रकोष्ठ। इन प्रकोष्ठ के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। मैंने बताया ना किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण। इन प्रकोष्ठ के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, जिसको हम कह सकते हैं लघु बीजाणु। क्या कह सकते हैं, इसी को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। इसी को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। अब यदि देखा जाए, इसी जो लघु बीजाणुधानी है, इसका यदि हम अध्ययन करें, इसको यदि हम जूम करके देखें। अभी हमने क्या किया, इसको काटा, तो काटने पर हमें इस प्रकार की संरचना मिली। और संरचना मिली तो हमने देखा कि एक जो परागकोष्ठ होता है, परागकोष्ठ में यहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। कितने चैम्बर होते हैं, 4 को बोलते हैं, यानी कह सकते हैं प्रकोष्ठ होते हैं। अब यदि, जिसको हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, अब यदि हम इसका अध्ययन करें, किसका अध्ययन करें, इस एक का अध्ययन करें, तो एक का अध्ययन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक का हमें अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये लघु बीजाणुधानी है, जिसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। अब हमें वही पढ़ना है कि इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता कैसे, किस प्रकार से पराग कणों का निर्माण होता है। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं, तब हम वहां पर देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है। किसके अंदर, इस एक लघु बीजाणुधानी के अंदर। लघु बीजाणुधानी का मतलब क्या होता है, पराग कणों का, यहीं पर इसको क्या बोलते हैं, कह सकते हैं परागकण कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो परागकण यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि इन परागकणों का निर्माण कैसे होता है, इन परागकणों का निर्माण कैसे होता है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन।
हमें पता है लघु बीजाणुधानी बन रहा है अर्थात परागकणों का निर्माण हो रहा है, तो इन परागकणों का निर्माण कैसे हो रहा है, तो उसी चीज को हम बता रहे हैं लघु बीजाणु जनन। देखो जनन शब्द मैंने बताया था कि जनन शब्द जिसके पीछे लग जाता है उसका अर्थ होता है निर्माण होना या फिर उत्पत्ति होना। तो लघु बीजाणु जनन का निर्माण क्या होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होना, वो किसके अंदर हो रहा है, इस प्रकोष्ठ के अंदर, ठीक है, इस चैम्बर के अंदर। तो वो कैसे होगा, ठीक है, उसी चीज को हम देखते हैं। तो यदि हम एक लघु बीजाणुधानी की एक अनुप्रस्थ काट को अगर देखें तब हम वहां पर देखते हैं कि इसके अंदर एक लघु बीजाणुधानी के अंदर अनेक कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। क्या होता है, इसके अंदर अनेक कोशिकाओं का समूह होता है और उस समूह को हम कह सकते हैं एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। क्या बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका। तो लघु बीजाणु जनन आपको समझ में आ गया। लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण। और लघु बीजाणु किसको, लघु बीजाणु किसको बोल रहे हैं, परागकण, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइए हम समझते हैं लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है। तो इसको हम मिटा देते हैं और आप एक बार रिवर्स करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमें देखना है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु, देखो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एक यदि पराग पुष्प का जो नर भाग है उस नर भाग को अगर देखें तो उसमें पराग कोश होता है और दूसरा होता है पुतंतु। अब पराग कोश के अंदर क्या होता है, तो पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। यदि पराग कोश की अगर अनुप्रस्थ उसको हम काट दें तब हम उसकी अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, तो उस काट में क्या मिलते हैं कि हमें एक क्या मिलते हैं, वहां पर 4 प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं। और अगर हम देखें तो जो पुमंग होता है वो कैसा होता है, इसमें 2 पालियां होती हैं। क्या होती है, 2 पालियां। और 2 पालियों में अगर देखा जाए तो एक पाली में 2 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं, 2 चैम्बर या फिर 2 प्रकोष्ठ कह सकते हैं। और उन प्रकोष्ठों में तो 2 है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4 प्रकोष्ठ हो जाएंगे। उन 4 प्रकोष्ठों को उसके अंदर क्या बनता है, पराग कणों का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। तो सबसे पहले हम वही समझेंगे लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है। लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है जिसके अंदर क्या बनते हैं, पराग। जनन का मतलब होता है निर्माण होना अर्थात लघु बीजाणुओं का निर्माण। लघु बीजाणु बोले तो हम कह सकते हैं पराग कणों का निर्माण होना। तो हम देखें, हमने देखा यहां पर एक बार बना दे रहे कि यहां पर क्या है, एक पराग कोश में अगर देखा जाए तो एक पराग कोश में क्या होते हैं, 2 पालियां होती हैं। और 2 पालियों में अगर देखें तो एक पाली में 2 चैम्बर पाए जाते हैं या 2 प्रकोष्ठ होते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं, इनके अंदर परागकणों का निर्माण होते हैं। अब यदि इसी को हम अगर जूम करके देखें, क्या करके देखें, जूम करके देखें, तो जूम करने पर हमें पता चलता है, यानी इसको हम खोल करके देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होते हैं। अब उन कोशिकाओं के समूह में से एक जिसे हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। यदि हम इसको अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कोशिकाओं का समूह होता है और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अब ये अधोस्तरीय कोशिका, ध्यान रखना, ये अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होकर के क्या होकर के, बड़ी होकर के फिर पशु कोशिकाओं का समूह बना ली जिसको बोलते हैं फिर पशु कोशिका। फिर पशु कोशिका, ये अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होकर के फिर पशु कोशिका का निर्माण करती है, फिर पशु कोशिका बनाती है। और ये फिर पशु कोशिका विभाजित होकर के क्या होकर के, विभाजित होकर के 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक होती है प्राथमिक फिर पशु कोशिका और दूसरी होती है प्राथमिक पुनः बीजाणु जनन कोशिका। सबसे पहले हमने क्या बताया कि यदि इसका अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर कोशिकाओं का समूह, अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है जिनको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। ये अधोस्तरीय कोशिका आगे चलकर बड़ी होती है और बड़ी होकर के फिर पशु कोशिका का निर्माण करती है। और ये फिर पशु कोशिका आगे विभाजित होकर के 2 प्रकार की कोशिकाएं, प्राथमिक फिर पशु कोशिका और दूसरी कोशिका होती है प्राथमिक पुनः बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। तो आइए इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। जब हमने इसको खोल करके देखा तब हमें पता चला कि हाँ इसके अंदर भी कुछ प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं एक कोशिका है, ठीक है। तो अधोस्तरीय कोशिका जो है, अधोस्तरीय कोशिका कितनी होती है, कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका बोलते हैं। एक कोशिका आगे
बड़ी होकर के क्या बनाती है, पिरपशु कोशिका बनाती है। क्या बनाती है, पिरपशु कोशिका। और पिरपशु कोशिका विभाजित होकर के दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, प्राथमिक पिरपशु कोशिका और प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका। अब जो प्राथमिक पिरपशु कोशिका होती है, प्राथमिक पिरपशु कोशिका होती है, ये विभाजित होती जाती है और विभाजित होकर के 1 से 5 स्तरों का निर्माण करती है, जिनमें से 3 जो स्तर होते हैं वो मुख्य होते हैं। ये क्या करती है, प्राथमिक पिरपशु कोशिका होती है, ये 3 प्रकार के स्तरों का निर्माण करती है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के स्तरों का नाम। एक होता है बाह्य स्तर, ये क्या होता है, बाह्य स्तर। दूसरा होता है मध्य स्तर और तीसरा होता है टैपिटम। तीसरा क्या होता है, टैपिटम। पहला होता है बाह्य स्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर, तीसरा होता है टैपिटम। क्या होता है, टैपिटम। तो जो बाह्य स्तर होता है, इसकी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। बाह्य स्तर की कोशिका भित्ति मोटी भी होती है और बड़ी होती है। तो इसकी स्तर क्या है, तो जीव जो बाला है, जो बाहर वाला स्तर है, इसको बाह्य स्तर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है बड़ी होती है और मोटी होती है। जबकि जो मध्य स्तर होता है, ये 1 से 5 या फिर कह सकते हैं 1 से 5, कई किताबों में 1 से 5 दिए, कई किताबों में 1 से 3। तो ये 1 से 5 स्तरों का निर्माण करती है। ये 1 से 5 या फिर कह सकते हैं 1 से 3 स्तरों का निर्माण करती है। और ये क्या होती है, आंग मध्य जो स्तर होता है, मध्य स्तर आंग चल के क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और ये समाप्त होने से पहले उसके अंदर, किसके अंदर, कोशिका के अंदर, लघु बीजाणु के अंदर जो परागकण बनते हैं, उन परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। मध्य स्तर का कार्य क्या होता है, कई बार पूछा गया, कई बार फ्रेंड्स पूछा गया कि मध्य स्तर का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य जो होता है, परागकणों को, बन रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि 3 स्तर होते हैं। तो एक होता है बाह्य स्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर, तीसरा होता है टैपिटम। जो बाह्य स्तर होता है, ये जो बाला बाह्य स्तर है, वे बाह्य स्तर की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। और दूसरा क्या है, मध्य स्तर। तो जो मध्य स्तर होता है, ये 1 से 3 लेयर का बना होता है। कितने, 1 से 3, कहीं मैंने क्या बताया, 5 भी बताया। ठीक है, तो 1 से 3 लेयर का बना होता है। ये समाप्त हो जाता है कुछ समय के पश्चात, लेकिन समाप्त होने से पहले क्या करता है, ये परागकण जो बन रहे हैं किसके अंदर, परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर परागकण बन रहे हैं, तो उनको क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है। जबकि ये टैपिटम होता है, तो ये बाह्य स्तर, ये आंतरिक स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक स्तर। ये आंतरिक स्तर कहलाता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया ये कि टैपिटम का कार्य बताइए। तो टैपिटम का कार्य क्या होता है, तो ये परागकणों को, परागकणों को पोषण प्रदान करना। टैपिटम का कार्य क्या होता है, परागकणों को पोषण प्रदान करना। तो आप लोगों के लिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए इसको मैं स्ट्रक्चर रूप में बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो वहां पर देखो, एक परागकोश को अगर अनुप्रस्थ काट को काटें तो अब हम उसमें देखते हैं कि उसमें 2 पालियां हैं और एक पाली में 2 चैम्बर हैं। चैम्बर को बोल सकते हैं प्रकोष्ठ। तो एक प्रकोष्ठ, 2 प्रकोष्ठ हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4। अगर एक प्रकोष्ठ की अगर हम अनुप्रस्थ काट को देखें, अगर हम उसको काट करके देखें, तब हम उसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर भी बहुत कोशिकाओं का समूह है। ऐसी कई कोशिकाएं हैं जिसको हम बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होकर के क्या बनाती है, पिरपशु कोशिका बनाती है। क्या बनाती है, पिरपशु कोशिका बनाती है। और एक पिरपशु कोशिका विभाजित होकर के 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक होती है प्राथमिक पिरपशु कोशिका, दूसरी होती है प्राथमिक पुन बीजाणु जनन कोशिका। ये प्राथमिक पिरपशु कोशिका होती है, ये कोशिकाओं में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और 3 स्तरों का निर्माण करती हैं। कितने, 1 से 5 करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक होता है बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टैपिटम। तो जो बाह्य स्तर है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, बाह्य स्तर। इसके बाद दूसरा स्तर कौन सा है, मध्य स्तर। तो जो मध्य स्तर है, इसको हम बनाते हैं, ध्यान से समझना फ्रेंड्स। तो जो मध्य स्तर है, 1 से 3 लेयर का होता है। कितनी लेयर का, 1 से 3 लेयर। तो पहले बाह्य स्तर बनाएंगे यहां पर। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। तो ये कहलाएगा आपका बाह्य स्तर। ये क्या होगा आपका, बाह्य स्तर। ये कहलाएगा आपका बाह्य स्तर। ठीक है जी, बाह्य स्तर है। इसके बाद दूसरा स्तर कौन सा है, दूसरा स्तर है आपका मध्य स्तर। तो मध्य स्तर को हम बनाते हैं, मध्य स्तर की कितनी लेयर होती है, 3। तो यहां पर इसके 3 लेयर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे कितने,
इस प्रकार से कितने, 1 2 3, 3 लेयर हो गए, जो हो गया आपका मध्य स्तर। और इसके जो आंतरिक स्तर होता है, इसके अंदर का जो स्तर होता है, इसके आंतरिक स्तर को, इसके आंतरिक स्तर को, इसके आंतरिक स्तर को क्या बोलते हैं, टैपिटम बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए ये दिख गई होगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में, सबसे बाह्य स्तर होता है, इसके बाद कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर। इन स्तरों का कार्य क्या होता है, 1 से 3 होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने के पश्चात ये जो इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर जो पराग कण बन रहे हैं, उन पराग कणों को क्या करते हैं, ये पोषण प्रदान करते हैं। जबकि टैपिटम का कार्य क्या होता है, ये आंतरिक स्तर कहलाता है। टैपिटम का कार्य क्या होता है, ये पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका होती है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर पराग कणों का निर्माण कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि प्राथमिक परिपक्व कोशिका तो जो इस प्रकार से इन्होंने स्तर बना लिया। अब देखो लिखा लगा प्राथमिक पुनः बीजाणु जन कोशिका। प्राथमिक पुनः बीजाणु, पुनः का मतलब पुनः, निर्माण शुरुआत से, ठीक है। बीजाणु, बीजाणु का मतलब जो बीज है। जनन, जनन का मतलब होता है अर्ध, ठीक है। क्या होता है, जनन का मतलब उत्पत्ति होना। तो प्राथमिक पुनः बीजाणु जनन कोशिका जो होती है, इसके अंदर प्राथमिक पुनः बीजाणु जनन कोशिका है। इसके अंदर टैपिटम के अंदर प्राथमिक पुनः बीजाणु कोशिका है। ये समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जो आपकी प्राथमिक पुनः बीजाणु जन कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, फिर क्या होता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पर एक क्या बनती है, कोशिका का निर्माण होता है। क्या होती है, कोशिका का निर्माण होता है। और इससे कितनी कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, 4 प्रकार की। कितनी प्रकार की, 4 प्रकार की, 4 प्रकार की क्या बनते हैं, 4 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इनमें ही फिर क्या बनते हैं, इन्हीं से पराग कणों का निर्माण होता है। देखो सर्वप्रथम क्या होता है, यहाँ पर प्राथमिक पुनः बीजाणु जन कोशिका, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 प्रकार के पराग कणों या फिर लघु बीजाणु का निर्माण करती है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो यहाँ पर एक सर्वप्रथम क्या होता है, प्राथमिक पुनः बीजाणु जन कोशिका है। प्राथमिक पुनः बीजाणु जन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 क्या बनाते हैं, 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है, अर्थात 4 परागकणों का निर्माण करती है। और ऐसी फिर इनमें कई कोशिकाओं में 4 से फिर बनेंगे, फिर इनसे भी 4 बनेंगे, इनसे भी 4 बनेंगे। इस प्रकार से एक परागकोश के अंदर कई कितने बनते हैं, कई फिर कितने भी, या कह सकते हैं बहुत सारे, क्या किसका निर्माण होता है, बहुत सारे पराग कणों का निर्माण होता है। तो ये क्या है, आपके यही कह सकते हैं कि इनमें ही क्या बनेंगे, आपके पराग कणों का निर्माण या फिर पराग कण इसी के अंदर बनते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये मैंने बताया आपको। दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में हमने सिर्फ बेसिक समझा था कि क्या है, दूसरे पार्ट में हमने समझा कि परागकण जो होते हैं, परागकण कहाँ पर बनते हैं। तो परागकण मित्र यहाँ पर बनते हैं, किसके अंदर, इन कोशिकाओं के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। तो आप लोगों के लिए आज की क्लास समझ में आई होगी। अब जल्दी मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और यहाँ पर जो भी डाउट है तो आप क्लियर एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।